हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि अपन नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए अपन एक निर्देश तंत्र लेंगे। ये इसका मूल बिंदु हो जाएगा, एक अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मूल बिंदु O पर मैं एक आवेश Q लूंगा जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। यहाँ मूल आवेश कौन सा है? Q, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। और इस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जिस पर मेरे को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, हमने मूल बिंदु पर क्या मान लिया है? Q आवेश और उसके कारण उपस्थित विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P ले लिया जिसकी डिस्टेंस है r। ठीक है, r हमने डिस्टेंस ले लिया और यहाँ परीक्षण आवेश ले लिया Q0। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ जो फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा? इस तरफ। और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो किस तरफ होगी? बाहर की ओर, क्योंकि जो पॉजिटिव आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती है और नेगेटिव पर समाप्त होती है। तो बाहर की ओर इसको अपन ने दे दिया r के, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या दे दिया अपन ने? एकांक सदिश r के। यदि ये r के है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस r के। ठीक है स्टूडेंट, तो दो बिंदु आवेश मिलके अपन को Q और Q0, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा? कूलम्ब बल, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए दोनों आवेशों के मध्य बल क्या हो जाएगा? F बराबर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, और पीछे क्या जाएगा? R के। पीछे क्या जाएगा? R के, क्योंकि अपन किस फॉर्मेट में प्रदर्शित कर रहे हैं इसको? वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? F की। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल क्या हो जाएगा? K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर R के। ठीक है, याद क्या करना है? चूंकि विद्युत क्षेत्र अपन ने निकाला था E वेक्टर बराबर क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q0, क्योंकि परीक्षण आवेश कौन सा है अपना? Q0। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या पढ़ा था? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा? E बराबर F अपॉन Q। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू बाहर रख देंगे तो इस वाले फॉर्मेट में E वेक्टर बराबर K Q0 अपॉन R स्क्वायर R के, और नीचे आ जाएगा इनको आ जाएगा 1 अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इक्वेशन रह जाएगी। क्या रह जाएगी? E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R के। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। तो E वेक्टर का फॉर्मूला क्या है अपने पास? KQ अपॉन R स्क्वायर R के। यदि आवेश कौन सा होता? नेगेटिव। यदि Q की जगह आवेश क्या होता? आवेश नेगेटिव Q हो तो उस कंडीशन में जो एकांक सदिश आएगा कौन सा आएगा? इस तरफ, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या होगा? आकर्षण। और नेगेटिव में देखिए पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर आता है। तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर बराबर कुछ भी नहीं करना, अपन K Q R स्क्वायर माइनस R। यदि माइनस Q तो माइनस लगा देंगे, माइनस R के उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और E वेक्टर बेसिकली जो फॉर्मूला है अपने पास, E बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। और देखिए सबसे पहले से नोट कर लीजिए आप,
ये सब कल्पना भी किसमें की है अपन ने? निर्वात में। किसमें की है? निर्वात में। तो निर्वात में इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² परिमाण में। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन? निर्वात के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं? निर्वात के लिए। निर्वात या वायु में रखे हुए हैं अपने दोनों बिंदु आवेश। अब ये कह रहा है कि यदि आवेशों को मैंने कहाँ रख दिया? किसी माध्यम में। तो किसी माध्यम में रखेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, देखिए वही समीकरण नंबर 2 से यदि परिमाण में लिखे अपन तो क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये कह रहा है यदि आवेश किसी माध्यम में हो, यदि आवेश किसी माध्यम में हो तो क्या आ जाएगा? आपने जैसे मैंने कूलम्ब बल में लिया था 1/4πε Q/r²। यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन, माध्यम की विद्युतशीलता। और आप जानते हो आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला जो कि कूलम्ब बल में पढ़ा था अपन ने, क्या होता है इसका फॉर्मूला? ε/ε0। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे अपन? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो क्या आ जाएगा? ε/ε0। इसलिए यहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? ε0 × εr। ये वाली वैल्यू किसमें रखेंगे अपन? समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से रखिए, क्या बन जाएगा? E बराबर 1/4πε0। एप्सिलॉन की जगह क्या रख देंगे? ε0 × εr और Q/r²। इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, E बराबर 1/4πε0 Q/r² × 1/εr। अब देखिए ये वाली टर्म किसके बराबर है? इस वाली इक्वेशन के बराबर। ठीक है, और ये किसमें आया था अपने पास? निर्वात में। किसमें आया था? निर्वात में। ये किसमें है? माध्यम में। माध्यम में है ना, मीडियम में, किसी माध्यम में रखा और ये किसमें आया था अपने पास? निर्वात में। तो ये वाला जो टर्म है किसके बराबर है? ई निर्वात के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ई एम मतलब मीडियम माध्यम बराबर ई निर्वात अपॉन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर, जो कि अपने पास कूलम्ब बल के लिए ही आया था। एफ एम बराबर एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला वहां भी लगाया था अपन ने। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। क्लियर? एक और चीज है इसमें, ई तथा दूरी r के मध्य ग्राफ या आरेख। तो मैं कह रहा हूं E तथा R के मध्य, तो E और R में संबंध क्या है? 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती में ग्राफ कैसे बनता है आप सबको पता है। ये तो हो गया E और ये हो गया R। तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? इस तरह का। E घटेगा तो R बढ़ेगा, वैसे वैसे E घटता जाएगा। उसी प्रकार मैं कहूं, सॉरी, E तथा, यहां मैं कह रहा हूं E तथा R में, और यहां बोल रहा हूं मैं E तथा 1/r² में। और अपने पास जो संबंध है वो क्या है? E प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, देखो E में और R में क्या संबंध है? E और R क्या है? आपस में व्युत्क्रमानुपाती है।
जबकि ये इसको एक पूरी टर्म माने अपन, एक इसको भौतिक राशि और इसको एक पूरी भौतिक राशि माने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य ग्राफ, ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती। और ये इन दोनों में ई और आर में देखिए आप क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती में किस प्रकार का ग्राफ बनता है, इस प्रकार का। हमेशा व्युत्क्रमानुपाती में किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, इसी प्रकार का बनेगा। ये ई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। जबकि ई तथा 1/r² ये एक दूसरे के क्या है, समानुपाती, क्योंकि पूरी एक भौतिक राशि ले रहे हो, वैल्यू ले रहे हैं पर 1/r²। तो ये बेसिकली इसको क्या मान सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल बी, ए प्रोपोर्शनल बी। और समानुपाती का जो ग्राफ बनता है कैसे बनता है, एक सीधी सरल रेखा के अनुसार। तो याद रखना ई और आर के मध्य ग्राफ किस तरह का बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। और ई तथा 1/r² क्या रहेंगे, समानुपाती, सीधी सरल रेखा के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन ने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला बेसिकली अपने पास क्या आया है, KQ/r²। और ई तथा आर के मध्य ग्राफ बनेगा तो व्युत्क्रमानुपाती बनेगा। ई तथा 1/r² के मध्य बनाता है तो समानुपाती का ग्राफ बनेगा, एक सीधी सरल रेखा के रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखा, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखाएं जो निष्कोण तथा सतत है। निष्कोण का मतलब किसी एंगल पर नहीं होती और ये लगातार रहती है, ठीक है। तो वह काल्पनिक निष्कोण बोल सकता हूँ, सतत बोल सकता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक निष्कोण सतत रेखाएं हैं जिन पर हम एकांक धनावेश को गतिमान मानते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक निष्कोण और सतत रेखाएं जिस पर हम एकांक धनावेश को गतिमान मानते हैं या मान सकते हैं, उन रेखाओं की कल्पना हम किसे व्यक्त करने के लिए करेंगे, विद्युत क्षेत्र व्यक्त करने के लिए। दोबारा बोल रहा हूं एक बार मैं, विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण सतत रेखाएं हैं जिन पर हम एकांक धनावेश को गतिमान मान सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र। और इन रेखाओं की कल्पना किसके लिए करते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र व्यक्त करने के लिए, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं बेसिकली, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप जानते हो पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव से अंदर की ओर आती है। इसके गुणधर्म सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखा दिशा को। उसी प्रकार बी पॉइंट पर ये किसको दर्शाएगी, ई बी, मतलब बी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और यदि मैं बताऊं आपको पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से जो रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती है। पॉजिटिव से रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, जबकि नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया धनावेश के लिए, और ये हो गया ऋणावेश के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव हम कह सकते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, जबकि नेगेटिव में अंदर की ओर आती है। और किसी विद्युत क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो अपन को ये पता लगा धनावेश से बाहर की ओर निकलती है, ऋणावेश से अंदर की ओर आती है। यदि दो असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास हो तो वहां विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार होगी, इस प्रकार, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, नेगेटिव से अंदर आएगी।
ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव से कहाँ होता है, बाहर की ओर निकलता है, और नेगेटिव से अंदर की ओर आता है। तो असमान प्रकृति के आवेश के लिए, असमान आवेश बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, असमान प्रकृति के लिए जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है किस प्रकार होती है, इस प्रकार, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी और नेगेटिव से अंदर की ओर आएगी। जबकि जबकि अपन जो सेम चार्ज लेंगे, या पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव नेगेटिव, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, अब पॉजिटिव क्या करेगा, आपस में प्रतिकर्षण करेगा, तो ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, ये भी दूर हटने का प्रयास करेगा, ये भी दूर हटने का प्रयास करेगा। तो इनके मध्य एक ऐसा बिंदु आता है जहां कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं पहुंच पाती, उसे बोलते हैं अपन उदासीन बिंदु। ये हो गया अपना समान प्रकृति का। आप सब लोग जानते हो, जैसे असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य पहले पढ़ चुके अपन, क्या होता है आकर्षण, और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है प्रतिकर्षण। तो दूर हटने का प्रयास करेगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहां कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं पहुंचेगी, उसे क्या बोलेंगे अपन, उदासीन बिंदु। ठीक है, तो चारों अपन को डायग्राम उतारने हैं, पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलते हैं, नेगेटिव से अंदर की ओर आते हैं। ये है असमान प्रकृति पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, और ये है समान प्रकृति दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, जहां हमें एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। और डेफिनेशन क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कि विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक निष्कोण और सतत, सतत मतलब लगातार रेखाएं जिन पर हम एकांक धनावेश को गतिशील मान सकते हैं, और इन रेखाओं की कल्पना किस लिए करते हैं, विद्युत क्षेत्र व्यक्त करने के लिए। इन सब डायग्राम को बनाइए, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, गुणधर्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में, गुणधर्म के बारे में। कुछ गुणधर्म हमें पहले से याद होने चाहिए, 10th क्लास में है गुणधर्म। देखिए हम सब जानते हैं कि ये है एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये काल्पनिक रेखा है जो हमने निकाला था डायग्राम के माध्यम से, पॉजिटिव से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती, जाकर मिल जाती है उसमें। दूसरा अपन कह सकते हैं कि इन रेखाओं पर, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, कोई भी मतलब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। दूसरा ये है, जैसे पास पास स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा वो दर्शाएगी प्रबल विद्युत क्षेत्र को। इसको दर्शाएगी प्रबल विद्युत क्षेत्र को। पास यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहती है तो किसको दर्शाएगी, प्रबल विद्युत क्षेत्र, अर्थात वहां विद्युत क्षेत्र की मात्रा अधिक रहेगी। और दूर दूर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको दर्शाएगी, दुर्बल विद्युत क्षेत्र। इसको दर्शाएगी दुर्बल विद्युत क्षेत्र। जहां दूर दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं उपस्थित रहेगी वो किसको दर्शाएगी, एक कमजोर विद्युत क्षेत्र, अर्थात वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम रहेगा, और जहां पास रहेगी वो विद्युत क्षेत्र का मान अधिक रहेगा। ठीक है,
अगले गुणधर्म की बात करें अपन, तो आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी टूटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं टूटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी टूटती नहीं है। अगर टूटेगी तो वो किसको दर्शाएगी? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी टूटती नहीं है। अगर टूटेगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। टूटती है तो वहां ई वेक्टर क्या रहेगा? अनुपस्थित। ठीक है, ये 4 गुणधर्म हो गए। लास्ट गुणधर्म इंपॉर्टेंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? कारण है इसका भी। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर हमें 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र रेखा दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे 5वीं प्रॉपर्टी अपन क्या? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती आप लोगों को पता है? क्योंकि काटेगी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? एक नेक्स्ट गुणधर्म है कि समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। इस तरह से समांतर आप जानते हो, अगर समांतर इस तरह से हमें रेखाएं प्राप्त होगी तो हम कह सकते हैं वहां क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। पहली ये काल्पनिक रेखाएं पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पर समाप्त होती है। दूसरी है इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। तीसरा है पास पास स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे और दूर दूर स्थित विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाएंगे? दुर्बल। मतलब वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? कम। और आप जानते हो कि टूटती नहीं है। यदि टूटती हुई प्रतीत होगी तो वहां क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति रहेगी। नेक्स्ट है ये परस्पर आपस में काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? यदि काटती है तो एक बिंदु पर काटेगी और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए क्या होगा? वहां समान दूरी पर और समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी, तो हम कह सकते हैं कि वहां क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इनको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब नाम से लग रहा है हमें 2 ध्रुव प्राप्त होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे अपन? परिमाण में समान, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत यदि 2 आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत 2 आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस समायोजन को क्या बोलूंगा मैं? विद्युत द्विध्रुव। दोबारा सुन लीजिए कि परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश यदि अति अल्प दूरी पर स्थित है तो आवेशों के इस समायोजन को क्या बोलूंगा मैं? विद्युत द्विध्रुव। देखिए किस तरह से, ये नेगेटिव क्यू रहेगा मेरा और एक ले लूंगा पॉजिटिव क्यू। क्यू लिया है मैंने, इसका मतलब क्या है? परिमाण में समान। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? प्रकृति में विपरीत। अति अल्प दूरी पर ये वाली डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? इसका मूल मध्य बिंदु O। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या मान लिया अपन ने? O। और जो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी
माना कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है a, कई जगह l भी मानते हैं तो l भी ले सकते हो आप a, और ये हो जाएगा 2a। क्लियर है? यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी द्विध्रुव की 2a। ठीक है, तो इस वाले समायोजन को क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में अति अल्प दूरी कितनी 2a पर स्थित है, तो ऐसे समायोजन को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए दोनों आवेशों को अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा, ये वाली जो रेखा होगी ना दोनों आवेशों को मिलाने वाली, ये वाली रेखा कौन सी होगी? अक्षीय। कौन सी होगी ये? अक्षीय रेखा। और निरक्षीय, इसके मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली अक्ष को क्या बोलेंगे अपन? निरक्ष। क्लियर है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी? अक्षीय रेखा। और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत रेखा को क्या बोलूंगा मैं? निरक्षीय। क्लियर है? ये हो गया हमारा द्विध्रुव, किस प्रकार ये बनता है। इसके बाद एक और वर्ड आता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें देखिए क्या होता है इसका बेसिकली फॉर्मूला कि P बराबर Q2A, मतलब द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल को क्या बोल दूंगा मैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? P बराबर Q2A। किसी भी एक परिमाण का आवेश कितना है? Q, और उन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो P बराबर क्या मिल गया हमने? Q2A। किसका है ये फॉर्मूला? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और जो विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर, P एक सदिश राशि है, वेक्टर फॉर्म है। P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसके एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। ध्यान रखना ये चीज, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहती थी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यदि इसका मात्रक निकालना चाहें अपन तो क्या हो जाएगा? P का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? कूलाम इंटू मीटर। तो ये पढ़ा अपन ने द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला है P बराबर Q2A, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो आएगा हमने इसमें थ्योरी का, वो इसके आगे वाले वीडियो में आएगा अपना कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, दोनों के लिए डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसे नोट कीजिए। थैंक यू।